हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग सोशियोलॉजी में पेपर टू की शुरुआत करेंगे, जहां पे इंडियन सोसाइटी के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। अभी तक जो हम लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ी है वो बेसिकली सोशियोलॉजी के कंसेप्ट है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो सोशियोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं वो मेनली यूरोपियन सोसाइटी के अंदर डेवलप हुए, तो कहीं ना कहीं जो हमारे कंसेप्ट्स की बिल्डिंग है वो काफी हद तक यूरोपियन समाज के ऊपर आधारित है। और काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको इंडियन सोसाइटी के साथ लिंक नहीं कर पाते हैं। जैसे कास्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो कास्ट सिस्टम जो यूरोपियन सोसाइटी में इस तरह का स्ट्रक्चर सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इंडियन सोसाइटी के अंदर जो वो कास्ट सिस्टम मौजूद है। क्लियर। सिमिलरली जब हम लोग रिलीजन की बात करेंगे तो जो यूरोपियन सोसाइटी है वहां पे मोर और लेस रिलीजन जो है वो एक ही है, यानी कि क्रिश्चियनिटी ही मैक्सिमम वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन अगर आप लोग हमारे देश को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल रिलीजन जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर मैं यूरोपियन सोसाइटी की बात करूंगा तो भाषा, लैंग्वेज नॉर्मली एक देश की एक ही लैंग्वेज है, तो भाषा के ऊपर जो वो किसी तरह का कोई टसल, किसी तरह की परेशानी हम लोगों को यूरोपियन सोसाइटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे देश का जो समाज या सोसाइटी है वहां पे मल्टीपल लैंग्वेजेस जो वो बोली जाती है। 1500-1600 के आसपास भाषाएं जो है वो हमारे देश के अंदर बोली जाती है। अगर मैं सिर्फ बोलने की बात करूं, सिर्फ डायलेक्ट की बात करूं, तो उनकी संख्या तो 10-12 हजार से भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो इंडियन सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अब ध्यान रखिए, दो तीन चीजें हम लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है कि जो हमने पेपर वन के अंदर अलग अलग कंसेप्ट को डिस्कस किया है उनको भी हम पेपर टू के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि पेपर वन लगता मुश्किल है, नंबर ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं हो तो बड़ा ज्यादा लेफ्ट राइट तो नहीं होगा। आप जब आंसर लिखोगे आप उन्हीं के ऊपर आपका आंसर जो वो आधारित रहेगा। लेकिन पेपर टू जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो आसान लगता है, इंडियन सोसाइटी के ऊपर आधारित है, जो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आसपास देखते रहते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए आसान होती है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारे नंबर जो है वो पेपर टू के अंदर कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि पेपर वन के जो कंसेप्ट्स हैं उनको हमें पेपर टू के साथ लिंक करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूंगा कास्ट सिस्टम की इंडिया के अंदर, तो कास्ट सिस्टम जो पेपर वन के अंदर हमने डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट पढ़ा है वो उसके साथ रिलेटेड है। जब मैं बात करूंगा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग तरह के लोग हैं, हम लोग अलग अलग कल्चर है, अलग भाषा, वेशभूषा, सब कुछ हमारा अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो वहां पे जो है हम लोगों को एमिली डर्काइम का, याद होगा आप लोगों ने, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो वाला कंसेप्ट जो है वो आपको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ जो है वो लिंक करना पड़ेगा, उसके साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। कहानी समझ आ रही नहीं आ रही? तो पेपर वन और पेपर टू की जो लिंकेजेस हैं वो वैसे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे मैं भी उनको एस्टेब्लिश करूंगा। और आप लोगों ने भी अपने जहन के अंदर रखना है कि पेपर टू में पेपर वन के जो थिंकर है वो आने चाहिए। और पेपर वन के अंदर जब आप थिंकर लिख रहे हो तो जो पेपर टू में हम पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल के रूप में इंडियन सोसाइटी के परस्पेक्टिव से आपका जो आंसर है पेपर वन में वो भी आना चाहिए। तो जब हमारा पेपर वन पेपर टू दोनों खत्म हो जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है, सोशियोलॉजी है, उसके बारे में आप लोगों की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा बेटर होगी और ज्यादा ब्रॉड होगी। और कहीं ना कहीं जो आंसर राइटिंग में, जैसे मैंने कुछ थिंकर आंसर भी आपको लिखने को दिए थे, तो प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की थी, तो अब उस प्रॉब्लम को जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर फेस नहीं करोगे। क्लियर। तो देखिए, इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट सोसाइटी है। यहाँ पे जो स्लेवरी है वो नो डाउट देखने को तो हमें मिलती है, लेकिन जो मास्टर और स्लेव वाला कंसेप्ट है वो यूरोपियन सोसाइटी में ज्यादा प्रेवलेंट था। हमारे यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड टाइम या बहुत ही कम समय या बहुत ही कम एरियाज में जो वो देखने को मिला। यहाँ पे जो लोगों के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर थी, उसके लिए हमारे समाज या हमारी सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था आज से 3,000 साल पहले ही, जिसको हम लोग कहते थे वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम, ठीक है। वर्ण सिस्टम का मतलब क्या था? वर्ण सिस्टम का मतलब था जहां पे पूरे का पूरा जो समाज है उसको चार अलग अलग वर्णों में डिवाइड कर दिया गया था। चार अलग अलग वर्ण में क्या था? पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा वर्ण आपका आ जाएगा क्षत्रिय, तीसरा वर्ण जो है वो है वैश्य, चौथा वर्ण जो है वो क्या है? शूद्र। अब देखिए, वर्ण सिस्टम के ऊपर सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटीज देखने को मिली वो एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वर्ण सिस्टम है वो इंडियन सोसाइटी के अंदर क्यों आया, जहां पे पूरे के पूरे समाज को चार अलग अलग वर्णों में डिवाइड किया गया। तो इसका जो रीजन है वो एक ही है, वो है डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि देखिए, जब हमने सोसाइटी या सोशियोलॉजी को एक कंसेप्ट के रूप में बिल्ड होते हुए देखा, तो हमने देखा यार कि जो सोसाइटी है उसके अंदर जब बहुत सारे लोग रहने शुरू हो जाएंगे और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होंगे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी या समाज के अंदर जो है वो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। जहां पे हर एक इंसान हर एक चीज को करने की कोशिश करेगा, और जब वो दूसरे के दायरे में जाएगा तो दूसरा इंसान जो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं जब जनसंख्या, लोग ज्यादा
बढ़ रहे हैं एक समाज या एक सोसाइटी के अंदर, तो यहाँ पे इनका जो डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ वर्क है, यानी कि कौन इंडिविजुअल क्या काम करेगा, वो बिल्कुल जो है वो उसके ऊपर किसी भी तरह का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान जो है उसका जो काम है वो पहले से ही क्लियर होना चाहिए। तो हमारे समाज में वर्ण सिस्टम बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि कुछ लोग टीचिंग का काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे, लिटरेचर वगैरह लिखेंगे, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, धर्म के बारे में पता होना चाहिए, उनको कह दिया गया वो ब्राह्मण वर्ण वर्ण होगा। दूसरा आ गया, जो लोग एक समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, इनकी प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्वेजन, क्लियर। और उसके साथ साथ इंटरनली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कि अगर कोई समाज के अंदर कंफ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो उनको सजा दे, उनको कंट्रोल करे। तो वहां पे दूसरे वर्ण की जरूरत पड़ी जिनको कहा गया क्षत्रिय वर्ण। तीसरा आ गया वैश्य। वैश्य वर्ण का जो काम था वो था बिजनेस ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना। और चौथा आ गया शूद्र। शूद्र का काम था बेसिकली एग्रीकल्चर या बाकी जो वर्ण है उनकी सहायता करना, जो उनके काम है उनमें उनकी मदद करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे के सारे जो वर्ण है उनको किसी ना किसी तरह की एक्सटर्नल सहायता की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। तो इस तरीके से जो है वो पूरे का पूरा समाज को चार अलग अलग वर्णों में विभाजित कर दिया गया। अब देखिए, जब हम लोग बात करेंगे शुरुआती भारतीय समाज की, तो वहां पे जो वर्ण सिस्टम था ये रिजिड सिस्टम नहीं हुआ करता था। रिजिड सिस्टम नहीं होने का मेरा मतलब क्या है कि वर्ण में ऐसा नहीं था कि जी कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा। वहां पे ऐसा था कि कल को कोई इंसान जो है वो खेत में काम कर रहा है, कल को अगर वो वेदों का ज्ञाता हो गया तो वो ब्राह्मण वर्ण को जो है वो अपने आप बिलोंग करेगा, क्लियर। सिमिलरली कल को कोई अगर खेतों में काम करने वाला जो है वो प्रोटेक्शन करना शुरू कर दे तो वो क्षत्रिय वर्ण में जो है वो उसको माना जाता था। सिमिलरली कोई बिजनेस करना शुरू करते तो उसको वैश्य वर्ण में माना जाता था। यानी कि जो वर्ण सिस्टम था ये बेसिकली बनाया गया था, वर्ण सिस्टम बनाया गया था कि कौन सा इंसान क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। और इनिशियली वर्ण सिस्टम में मोबिलिटी थी। मोबिलिटी का मतलब है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो है वो लोग मूव कर सकते थे। लेकिन कुछ समय के बाद आप ऐसा मान लो कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक यहां पे तो वर्ण सिस्टम में मोबिलिटी थी। लेकिन 1000 बीसी के बाद ये जो वर्ण सिस्टम है इसमें रिजिडिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई। रिजिडिटी इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या था कि अब क्लियर हो गया कि जो ब्राह्मण का बेटा पैदा होगा वो यही काम करेगा, जो शूद्र में बच्चा पैदा होगा वो यही काम करेगा, क्षत्रिय का बच्चा जो है वो यही काम करेगा। तो रिजिडिटी जो है वो 1000 बीसी पहले का मतलब है कि आज से कम 3000 साल पहले हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वहां पे वर्ण सिस्टम में रिजिडिटी आ गई। जहां पे जो लोग हैं वो मोबाइल नहीं रहे, मोबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो होगी। यानी कि जो जिस वर्ण में पैदा हुआ उसने वही वर्ण का काम करना शुरू कर दिया, जिससे समाज के अंदर जो वो डिवीजन ऑफ लेबर और रिजिडिटी के साथ जो है वो इंप्लीमेंट होगी। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि समाज के अंदर कन्फ्लिक्शन भी हुई, कुछ इश्यूज भी हुए, लेकिन अभी हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे या पूरे का पूरा जो हमारा पेपर 2 रहेगा उसमें हम इन्हीं चीजों से रिलेटेड इश्यूज अराइज हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो कहानी क्या है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, कौन क्या काम करेगा, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर वर्ण सिस्टम, क्लियर। दूसरा सिस्टम देखिए क्या है इंडियन समाज के अंदर। दूसरा सिस्टम इंडियन समाज के अंदर है अलग अलग आश्रम का होना। अलग अलग आश्रम। आश्रम का मतलब क्या है? देखिए, आश्रम का मतलब है कि कोई भी एक इंडिविजुअल क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। सोसाइटी करती यही है ना। सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी जो है वो बताती है कि कौन क्या क्या काम करेगा ताकि कंफ्लिक्ट ना हो। सोसाइटी क्या करती है? हर एक इंडिविजुअल को बताती है कि तेरी ड्यूटी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यही है, क्लियर। और साथ में अगर वो इंसान उस ड्यूटी को फॉलो नहीं करता तो सोसाइटी उसको एनफोर्स करने की कोशिश करती है। चाहे चाहे फिर वो कानून बना के कर रही है उसको एनफोर्स, चाहे फिर वो इंटरनली उन्होंने मॉरल कोड बनाए हुए हैं कि ये सही है, गलत है, पब्लिकली ऐसा कर सकते हैं, पब्लिकली ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो समाज जब अपने अलग अलग तरीके से जो है वो सोशल कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लियर। तो इंडियन सोसाइटी के अंदर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए, सोशल कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए हर एक इंसान की एज के साथ जो उसके कर्तव्य हैं, उसकी जो ड्यूटीज हैं, उनको मेंशन किया गया, जिनको हम लोग कहते हैं आश्रम। तो हमारा जो समाज है उसमें चार तरह के आश्रम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचार्य का मतलब है 0 से लेके 25 साल तक। यानी कि जो भी
इंसान पैदा होगा, 0 से लेके 25 साल के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड होगा उसका नॉलेज ग्रहण करने का और एक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन व्यतीत करने का, यानी कि किसी भी तरह का जो सेक्सुअल रिलेशन है वो उसने एस्टेब्लिश नहीं करना है। आसान भाषा में उसने कोई शादी शुदी नहीं करानी है, बस उसने अपना जो फ्यूचर है, यानी कि आने वाले समय पे जो उसने काम करना है, उसके लिए उसने इस एज के अंदर स्किल सेट को डेवलप करना शुरू कर देना है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरा आश्रम हुआ कि जहां पे आपने जो नॉलेज ग्रहण किया, चाहे कोई कंप्यूटर चलाने का नॉलेज ग्रहण कर रहा है, या पुराने जमाने में जो है वो सारे के सारे जो स्कूल्स थे, क्योंकि जो एजुकेशन उसको बहुत सेक्रेड माना जाता था, तो सारे के सारे जो स्कूल्स हुआ करते थे वो जंगलों वगैरह में हुआ करते थे। गुरुकुल का कंसेप्ट था, जहाँ पे गुरु जो है वो ऊपर हाइट पे बैठा करता था और बच्चे जो है वो नीचे बैठ के गुरु से ज्ञान ग्रहण करते थे। गुरु पैसा वगैरह तो नहीं लेता था, बच्चे गुरु के घर का काम किया करते थे और इस तरीके से जो वो पूरे का पूरा जो गुरुकुल की प्रणाली है वो काम किया करती थी। क्लियर। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो ब्रह्मचार्य है, यहाँ पे इंसान से एक्सपेक्ट किया जाता है कि, क्योंकि देखिए समाज क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जब तुम्हारा काम सीखने का टाइम है तब तुम अपनी एनर्जी को यहाँ वहां डिस्ट्रैक्ट ना करो। दैट इज योर ब्रह्मचार्य आश्रम। तो आपकी ड्यूटी है 0 से 25 साल तक अपना जो स्किल है उसको डेवलप करने की। यहाँ पे कोई पैसा नहीं कमाना है, यहाँ पे कोई शादी वगैरह नहीं करनी है, किसी तरह के जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उनसे आप लोगों ने हमेशा दूर रहना है। फिर जैसे आप 25 साल के हो जाओगे, फिर जो है वो गृह आश्रम आ जाएगा। ठीक है जी। गृह आश्रम का मतलब क्या है? 25 साल से लेके 50 साल तक ये वो वाला टाइम पीरियड होगा जहां पे आप गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ जीवन में जो है वो घुसोगे, यानी कि यहाँ पे आपने शादी करानी है, शादी कराओगे, बच्चे पैदा करोगे, यानी कि अपनी फैमिली को एक्सपैंड करोगे, धीरे धीरे जो आपके बच्चे बड़े होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर। और ध्यान रखिए, जो नॉलेज आपने ग्रहण किया था उसी नॉलेज के बेसिस के ऊपर जो है वो इन 25 सालों में आप पैसा भी कमाओगे, अपनी जो लाइफ है, अपनी जो फैमिली है उसको स्टेबिलिटी दोगे, और जैसे ही आप का 50 साल पूरे हो जाएंगे फिर टाइम आ जाएगा अपनी अलग ड्यूटीज को परफॉर्म करने का। और वो जो अलग ड्यूटी आ जाएगी उसको कहा जाता है वनप्रस्थ। वनप्रस्थ का मतलब क्या है? वनप्रस्थ का मतलब क्या है कि अब आपने वन में, वन मतलब जंगलों में जो वो प्रस्थान कर जाना है, वहां पे आपने मेडिटेशन वगैरह करनी शुरू करनी है। और अगेन जो सेलिबेसी है, यानी कि जो किसी भी तरह का जो सेक्सुअल रिलेशन है, अब आपने परफॉर्म नहीं करना है। आप वनप्रस्थ यानी कि जंगलों में अपनी वाइफ के साथ तो जा सकते हो, लेकिन वहां पे जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा मेडिटेशन करना, शांति के साथ जो वो जीवन को व्यतीत करना, किसी भी तरह का जो वर्ल्डली प्लेजर है जो आपने 25 से 50 साल में लिया होगा उसका कंप्लीटली त्याग करना। और ये जो वनप्रस्थ आश्रम है ये आपका रहेगा 50 साल से या 51 साल से लेके 75 साल तक, 75 ईयर्स तक। क्लियर। जैसे ही 75 साल पूरे हो जाएंगे फिर आपका जो लास्ट आश्रम रहेगा वो रहेगा सन्यास का। सन्यास बेसिकली जो है वो आपका रहेगा 75 साल से लेके 100 साल के बीच में। तो लास्ट के जो 25 साल आपके हैं वहां पे आपने सन्यासी का जीवन जो है वो व्यतीत करना है, जहां पे आपने हर चीज का त्याग कर देना है। तभी आप जो है निर्वाण प्राप्त करोगे, और अगर आप निर्वाण प्राप्त करोगे तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन लाइफ है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल जो है वो पूरा हो जाएगा, बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, अलग अलग आश्रम से, अलग अलग आश्रम में ये जो सोसाइटी या समाज है उसके अंदर जो मौजूद लोग हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं कि जी 0 से 25 के बीच में काम सीखो, 25 से 50 के बीच में जो वो गृहस्थ जीवन बनाओ, फैमिली वगैरह बनाओ। क्लियर। 25 से 50, 50 से 75 के बीच में जो आपका एक्सपीरियंस है उससे दुनिया को सिखाओ, अलग अलग जगहों के ऊपर घूमो, और साथ में जो वो मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दो, और लास्ट जो वो बिल्कुल सन्यासी का जीवन जियो, हर चीज का त्याग कर दो और बस भगवान की आराधना करो, और उसके साथ साथ जो वो अपने जीवन को धीरे धीरे त्याग दो अपनी इच्छा के साथ। क्लियर। दैट इज योर सन्यास, या जहां पे जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था ताकि इंसान जो वो निर्वाण प्राप्त कर सके, क्योंकि निर्वाण प्राप्त करने के वैसे अलग अलग रास्ते हैं। निर्वाण प्राप्त करने से जो चीज हमें रोकती है वो है अटैचमेंट, कि जब हमें अटैचमेंट हो जाती है, वो अटैचमेंट किससे हो सकती है? बच्चों से अटैचमेंट हो सकती है, किसी चीज से अटैच ना, मटेरियलिस्टिक चीजों से अटैचमेंट हो सकती है। तो हम लोग उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, हम हमेशा भोग करने के बारे में सोचते हैं, और जब हम भोग के बारे में सोचेंगे तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम लोग जो है उस दुनिया को छोड़ के जाए। तो रियलिटी या सच्चाई तो यही है कि अल्टीमेटली हर एक इंसान ने छोड़ के जाना है, और हर एक इंसान की जो प्रोडक्टिव एज होती है वो 25 से 50 साल के बीच में ही होती है। क्लियर। उसके बाद तो वो वैसे भी काम नहीं कर पाता है। तो वो जो एज होगी उसमें अपने 100% काम करना है, जो स्किल आपने डेवलप किया उससे अपना पैसा भी कमाना है, घर भी चलाना है, और लोगों को भी पढ़ाना है, और इस तरीके से आपका जो अलग अलग एज के अकॉर्डिंगली जो आपके कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटीज हैं उनको आपने परफॉर्म करना है। क्लियर। तो हमारा जो समाज है उसमें वर्ण सिस्टम था, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करता था,
आश्रम सिस्टम था जो हर एक इंडिविजुअल की एज के साथ चेंज होती हुई ड्यूटीज की बात करता था। और तीसरा जो चीज है वो है धर्म। धर्म का मतलब क्या है कि जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, चाहे वो वर्ण के कारण है, चाहे वो अलग अलग आश्रम के कारण है, यानी कि आप जिस भी वर्ण को बिलोंग कर रहे हो, मान लो आप क्षत्रिय हो, तो आपकी एक ड्यूटी है कि आपने हमेशा जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। आपके अंदर हमेशा करेज होना चाहिए, आपके अंदर हमेशा लीडरशिप होनी चाहिए, आप हमेशा जनरस होने चाहिए। क्लियर। और कल को जो है वो अगर उस एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी तरह का हार्श डिसीजन लेना पड़े तो आपको लेना पड़ेगा, वो आपकी ड्यूटी है, चाहे आपका मन है या नहीं है। सिमिलरली ड्यूटी में आपका आश्रम भी आ जाएगा कि आप कौन से आश्रम में हो, आप गृहस्थ आश्रम में हो, आप वनप्रस्थ आश्रम में हो, आप लोग सन्यासी आश्रम में हो, आप कौन सी स्टेज के ऊपर हो, उसके अकॉर्डिंगली भी आपकी ड्यूटीज जो है वो डिफाइन की जाएंगी। कि जैसे मान लीजिए मैं राजा भी हूँ, 50 साल का हो गया, छोड़ दो अपने बच्चे को राजा बनाओ और चुपचाप जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो वो जंगलों के अंदर चले जाओ। क्लियर। क्योंकि हमारी जो या किसी की भी जो इफेक्टिव एज होगी रूल करने की वो 25 से 50 साल के बीच में होती है, क्योंकि उसके बाद जो हमारी सेंसेस हैं वो थोड़ी सी ढलना शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो जो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। क्लियर। तो हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो तीन चीजों के ऊपर जो है वो आधारित है। सबसे पहले चीज जो है वो क्या है, वो हमारा है वर्ण सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेगा। आश्रम इंडिविजुअल ड्यूटीज की बात करेगा। और इन सबको फॉलो करने के लिए, जब हम इन सबको फॉलो करेंगे, अपनी ड्यूटीज को बखूबी से निभाएंगे, ठीक है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके अकॉर्डिंगली अपने काम करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो इंडियन सोसाइटी या जो इंडियन समाज है वो किसके ऊपर आधारित है, वो है वन आश्रम धर्म के ऊपर। तो वन आश्रम या वर्ण आश्रम धर्म का मतलब क्या है वो आपको समझ आ चुका होगा। वर्ण, आश्रम और धर्म। तो वर्ण आश्रम धर्म जो है वो इन तीन शब्दों से मिलकर बना है, जो कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है उसको चैनलाइज करता है। हालांकि आजकल के टाइम पे इसका इम्पैक्ट जो हमें उतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप अभी भी समझिए कि जब आप एजुकेशन सिस्टम को देखते हो ना, या जब आप जैसे कॉलेज में प्रोफेसर्स को देखिए, एजुकेशन सिस्टम के अंदर लोगों को देखिए, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ब्राह्मण डोमिनेशन देखने को मिलती है। ब्राह्मण डोमिनेशन इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि ब्राह्मण जो है उनका मतलब पहले से ही हजारों सालों से ही काम क्या रहा है कि पढ़ाई लिखाई की तरफ जो वो ध्यान दिया जाएगा। क्लियर। ब्राह्मण, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि स्टार्टिंग में जो वर्ण सिस्टम था ये रिजिड नहीं हुआ करता था। जो जो काम में अच्छा होता था उसके अकॉर्डिंगली वो उस वर्ण में ऊपर या नीचे शिफ्ट होता जाता था। ये बाद में जब रिजिडिटी आई तो फिर बताना शुरू हुआ, या फिर ये सिस्टम ऐसा इंप्लीमेंट हो गया कि ये वर्ण जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा पावरफुल है, अच्छा नहीं है, ये बुरा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर समाज के अंदर जो वो डिस्क्रिमिनेशन हुई, जो कहीं ना कहीं वर्ण सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमारी समाज की चाहे सही है, अच्छी है या बुरी है, लेकिन ये सच्चाई है, ये एक रियलिटी है। और ध्यान रखिए, जब वर्ण सिस्टम की बात होती है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो है वो पैदा ब्राह्मण घर में हुआ तो वो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण से कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। ब्राह्मण से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो टीचिंग है उसमें काम करेगा। ब्राह्मण से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी भी तरह की जो भोग की वस्तुएं हैं उनके ऊपर ब्राह्मण जो है वो ज्यादा कंट्रोल नहीं करेगा, और अपना जीवन जो है वो बिल्कुल दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जहां पे दूसरों से वो दक्षिणा लेगा और अपना परिवार जो है वो चलाएगा। ब्राह्मण से जो है वो हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा जनरस होगा। क्लियर। बहुत ही ज्यादा शांत होगा, उसका अपने मन और तन दोनों के ऊपर नियंत्रण होगा, दोनों के ऊपर कंट्रोल होगा। शांत भाषा में उसकी इंद्रियां जो उसके कंट्रोल में होगी, वो ब्राह्मण है। ठीक है जी। जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम ब्राह्मण। सिमिलरली जो क्षत्रिय है उससे भी यही एक्सपेक्टेशन है कि जो भी क्षत्रिय वर्ण में होगा वो करेज उसके अंदर होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जनरस होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला होना चाहिए। ठीक है जी। उसके साथ साथ जो है जब भी टेरिटरी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, एनिमी को देखते ही भागने वाला नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय वर्ण जो है उससे कुछ चीजों को एक्सपेक्ट किया जाता है। तो कोई इंसान सिर्फ पैदा होने से क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय जो है वो कुछ गुणों से बनेगा। ये पुराने टाइम पे जो वर्ण आश्रम धर्म का सिस्टम है इसमें इस तरीके से जो वो चीजों को कैटेगराइज किया जाता है। क्लियर। सिमिलरली जो वैश्य है वो होंगे जो कहीं ना कहीं ट्रेड में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, जो शूद्र होंगे वो इन तीनों के तीनों वर्ण के जो फंक्शंस उनको परफॉर्म करने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, मेनली कल्टिफिकेशन वगैरह, ये खेती वगैरह में जो है उनकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो पूरे का पूरा सिस्टम, या जो वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता था। आज उसका उतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर, लेकिन जब हम लोग एंशियंट इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो ये जो तीन चीजें हैं ये हमारी सोसाइटी का अभिन्न हिस्सा है। क्लियर। तो पहली चीज तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो वर्ण आश्रम धर्म है इसका मतलब क्या है। क्लियर।
दूसरा कंसेप्ट जो हम लोग इंडियन सोसाइटी के साथ देखते भी हैं, और जो स्टार्टिंग में जब मैंने इंट्रोडक्शन दी भी थी तो मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि हमारा जो समाज है ना वो बड़ा डिफरेंट है। क्लियर? अब देखिए, एक कंसेप्ट होता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, होपफुली आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। देखिए, एक है वर्ड डाइवर्सिटी, एक है वर्ड यूनिफॉर्मिटी, ढंग से सुनना इसको, और एक है शब्द यूनिटी। एक है डाइवर्सिटी, एक है यूनिफॉर्मिटी, और एक है यूनिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है डिफरेंसेस। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है क्या? सिमिलैरिटी। यही होता है ना। तो डाइवर्सिटी जो शब्द है वो है ही डिफरेंसेस वाली। क्लियर? यानी कि जब भी एक एरिया में रहने वाले लोग यहां पे इस्लाम धर्म फॉलो किया जा रहा है, एक ही देश के अंदर एक ही समाज में लोग रह रहे हैं, लेकिन उसी समाज के एक हिस्से में इस्लाम धर्म प्रैक्टिस किया जा रहा है, नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम किया जा रहा है, कपड़े जो है वो स्कल कैप वगैरह और जो कुर्ता पजामा है वो डाला जा रहा है, तो ड्रेसेस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, भाषा जो है वो यहाँ पे उर्दू बोली जा रही है। क्लियर? सिमिलरली इसी एरिया के साथ कुछ लोग रह रहे हैं जो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, मेनली वेजिटेरियन है। क्लियर? हिंदी भाषा जो है वो उसका प्रयोग कर रहे हैं, और कपड़े जो वो धोती वगैरह डाल रहे हैं। क्लियर? इसी एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिख धर्म को फॉलो कर रहे हैं, पंजाबी भाषा जो है उसको यूज कर रहे हैं, और टर्बन जो है उसको बांध रहे हैं, उसको कैरी कर रहे हैं। तो कहानी क्या आई कि जब हम इस पूरे के पूरे समाज या सोसाइटी को देखेंगे, जैसे अगर मैं इंडियन पूरी सोसाइटी को देखूं, तो हमारे यहाँ पे हम लोगों को जो पीपल है दे आर लिविंग विद डिफरेंसेस। क्लियर? जहां पे हर एक इंसान जो है वो अलग है, अलग सोचने का तरीका है, खाने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स अलग मनाए जाते हैं, अलग तरह की भाषा बोली जाती है। क्लियर? अलग तरह से जो है वो रहन सहन है, कपड़े डालना है। तो हम लोगों को हमारा जो समाज या सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा, या जिस भी जगह पे कोई भी रह रहा है वहां पे समाज के अंदर काफी बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, लोग बिल्कुल अलग अलग तरह से चीजों को देखते हैं, सोचते हैं और करते हैं। तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि जहां पे ये लोग अलग अलग डिफरेंसेस के साथ रह रहे हैं, इसका मतलब है इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो क्या है? डाइवर्सिटी है। ध्यान रखना, डाइवर्सिटी होना ये गारंटी नहीं देगा कि लोग जो वो एक साथ ही रहेंगे। डाइवर्सिटी जो वो बस ये बताती है कि इस एरिया में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिटी। यूनिफॉर्मिटी क्या है? आप लोग एक स्कूल के अंदर गए, गए जी स्कूल के अंदर, अब उस स्कूल की कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है कि सब लोग 9 बजे आएंगे, 2 बजे घर चले जाएंगे, सब लोग जो वो सफेद कलर की शर्ट डालेंगे, ब्लैक कलर की पैंट डालेंगे, टाई इस कलर की डालेंगे। रूल्स है। जैसे आप लोग उस स्कूल में जाओगे तो आपको सब लोग एक जैसे दिखेंगे, सब लोग एक जैसे दिखेंगे, दिखेंगे ना, वहां थोड़ा पता चलेगा कि ये किस धर्म का है, कौन सी भाषा बोल रहा है, देखने में आपको सब लोग सेम लगेंगे। तो उसको हम लोग कह देते हैं दैट इज यूनिफॉर्मिटी। क्लियर? दैट इज यूनिफॉर्मिटी कि सब लोग सिमिलर है। जैसे अगर मैं यूरोपियन सोसाइटी को देखूं, जैसे मान लीजिए अगर मैं जर्मन्स को देखूं, तो मेनली नो डाउट उनके बीच में भी थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सेम भाषा बोली जा रही है, सेम तरह का खाना है, सेम तरह का धर्म है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज जो यूरोपियन सोसाइटी में अलग अलग सोसाइटी है, समाज है, फ्रेंच सोसाइटी है, जर्मन सोसाइटी है ना, ब्रिटिश सोसाइटी है, क्लियर, या इंग्लिश सोसाइटी है स्पेसिफिकली, ये सब लोग जो है वो सेम है, इनकी इनका कल्चर, इनकी वेशभूषा, कल धर्म, हर चीज जो है इनकी सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यार उस सोसाइटी के अंदर क्या है? यूनिफॉर्मिटी है। समझ आई कहानी की? नहीं है? ठीक है, उस सोसाइटी के अंदर क्या है? यूनिफॉर्मिटी है। तीसरा शब्द क्या है? यूनिटी। यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी में देखो फर्क क्या है। यूनिफॉर्मिटी क्या है? सब लोग सेम है, सब लोग सिमिलर हैं। यूनिटी का मतलब क्या है कि लोग चाहे सिमिलर हैं, लोग चाहे डिफरेंसेस के साथ रह रहे हैं, लेकिन सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके रह रहे हैं। किसी के मन में दूसरे के प्रति द्वेष नहीं कि यार ये जिस धर्म को क्यों फॉलो कर रहा है, या ये भाषा क्यों बोल रहा है, या ये जो है वो इस तरह का खाना क्यों खा रहा है। क्लियर? तो जहां पे चाहे, अब देखो फ्रेंच सोसाइटी है, वहां पे यूनिफॉर्मिटी हो सकती है,
लेकिन जब तक वो लोग एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रहना नहीं सीखेंगे, तो चाहे सेम भाइयों में भी लड़ाई होती है ना, जो एक ही माँ से पैदा हुए होते हैं, तो लड़ाई तो वहां पे भी देखने को मिलती है। तो यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी जो है वो उतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है जितना उनके साथ जब यूनिटी लग जाती है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यूनिटी ये सिग्निफाई करती है कि एक एरिया में लोग चाहे यूनिफॉर्मिटी के साथ रह रहे हैं, यानी कि सेम कल्चर के साथ रह रहे हैं, या एक एरिया के अंदर लोग जो है वो मल्टीपल कल्चर्स के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और उनको पता है कि एक दूसरे के साथ उनका सर्वाइवल हो सकता है, और उसके साथ साथ वो दूसरे को इस नजर से नहीं देखते हैं, या इस नजर से जब उसके साथ उसके प्रति जो है वो कन्फ्लिक्ट या द्वेष या हीन भावना या नेगेटिव इंप्रेशन नहीं बनाते हैं कि जी वो डिफरेंट रिलीजन का है, डिफरेंट भाषा बोल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज यूनिटी। समझ आया? तो यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी में थोड़ा सा फर्क रहता है। यूनिफॉर्मिटी सेम लोग है, यूनिटी वही सेम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डाइवर्सिटी अलग अलग लोग हैं, यूनिटी सब वो अलग अलग लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यही कारण है हम लोग हमेशा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वर्ड जो यूज करते हैं, दैट इज यूनिटी विद डिफरेंसेस। क्लियर? जो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो समाज है उसके अंदर हम लोगों को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी रहता है, कभी 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 जो है वो ऐसा भी रहता है कि जो समाज है या जो सोसाइटी है उसके अंदर इश्यूज तो है। देखिए, अगर मैं यूनिटी और डाइवर्सिटी की बात करूंगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह बहुत खुशी है। धर्म के नाम पे आज भी हम लोग लड़ रहे हैं, भाषा के नाम पे आज भी हम लोग कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। क्लियर? तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हम लोग फेस करते हैं, क्लियर, रिगार्डिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को यूनिफाइड किया हुआ है। हम अलग अलग तरह के लोग हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, चाहे फिर उसमें हमारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, चाहे उसमें फिर रिलीजन है, या सबसे बड़ी बात चाहे हमारे देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारे के सारे फैसिलिटेट करते हैं कि एक डाइवर्सिटी जहां पे अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ रहे। क्लियर? तो यूनिटी कहीं ना कहीं कोहेसिवनेस की फोर्स है, जो समाज या सोसाइटी जो है उसको, जो सोसाइटी या समाज है उसके साथ जो है, ठीक है जी, सोसाइटी या समाज है उसको एक दूसरे के साथ रिलेट करती है, एक दूसरे के साथ जो है वो एसोसिएट करती है। समझ आई कहानी? तो यूनिटी हर जगह होनी चाहिए, चाहे वो डाइवर्सिटी है, चाहे फिर वो क्या कहीं ना कहीं क्या है, हमारी यूनिफॉर्मिटी है। यहां तक कहानी सबको क्लियर होगी? डन? तो सबसे पहली बात, यूनिटी, डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी में क्या फर्क है, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब याद करो, हम लोगों ने दो कंसेप्ट पढ़े थे, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का। क्लियर? तो देखिए, जब यूनिटी बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी होगी, क्लियर, जब सब कल्चर सेम होगा, ठीक है, जो एमिली डर्कहाइम का कंसेप्ट है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वो कौन सी सॉलिडेरिटी होगी, वो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होगी। और इंडिया के अंदर यूनिटी किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन डिफरेंसेस या बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ पे किस तरह की सॉलिडेरिटी है, हमारे यहाँ पे जो हम लोगों को ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी देखने को मिलती है। समझ आई कहानी की नहीं? ठीक है, तो एक बार एमिली डर्कहाइम का कंसेप्ट को फिर से पिक कर लेना, वहां से चीजें जो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। डन? तो इंडियन सोसाइटी के अंदर मेनली हम लोगों को ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कल्चर्स होते हैं, वहां पे जब सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट जो है वो यूज किया जाता है। समझ आ गई कहानी यहाँ पे सब लोगों को? क्लियर? तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में कैसे, स्पेसिफिकली यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी में किस तरीके से जो है वो हम लोग मैकेनिकल एंड जो हमारी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है उसको यूज कर सकते हैं। डन? अब हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो है वो अलग अलग तरह की जो डाइवर्सिटीज हमारे देश में देखने को मिलती है उसकी बात करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे आप लोगों को रेस के ऊपर या रेसेस के ऊपर जो है वो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। रेशियल डाइवर्सिटी या रेसेस के ऊपर मौजूद जो डाइवर्सिटी है उसका मतलब क्या होता है? रेशियल डाइवर्सिटी जो है वो हम लोग कहते हैं, पहले समझो कि रेस का मतलब क्या है। रेस का मतलब बेसिकली होता है आप लोगों के या किसी के भी बायोलॉजिकल फीचर्स। बायोलॉजिकल फीचर का मतलब क्या है कि हम लोग दिखते कैसे हैं। क्लियर? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई लोगों का कलर जो है वो बहुत व्हाइट होता है, कई लोगों का ब्राउन होता है, कई लोगों का जो ब्लैक कलर होता है। तो वो बेसिकली रेस का एक कंसेप्ट है कि कलर ऑफ दी स्किन क्या है। क्लियर? रेस में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की आईज का कलर ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ग्रे होता है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेस। क्लियर? बाल कईयों के घुंघराले होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं, कईयों के प्लेन होते हैं, लंबे होते हैं,
कान के जो है ना, नाक है ना, ईयर्स डिफरेंट होते हैं, नोज डिफरेंट होता है, हाथ डिफरेंट होते हैं। कई लोग बहुत लंबे पाए जाते हैं, कई लोगों की हाइट जो है वो बड़ी छोटी होती है, कई मीडियम से लेवल के होते हैं, कई बड़े स्ट्रांगली बिल्ड होते हैं, कई थोड़े वीक होते हैं, कईयों की आईज डिफरेंट दिखती है। तो बेसिकली जो रेस होती है वो आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल जो है वो आपके फीचर्स हैं कि आप लोग दिखते कैसे हो। और अगर आप पूरे के पूरे समाज को देखोगे, या जैसे अब मैं अगर इंडियन सोसाइटी की बात करूंगा, अगर मैं भारतीय समाज को देखूंगा, तो आप लोग देखना कि जब हम लोग इंडिया में, जब हम लोग बिल्कुल हिली एरियाज की बात करें, जैसे सिक्किम की बात करें, हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है, है ना, गोल कलर का जो है वो मुंह रहता है, थोड़ा ब्राइट कलर होता है, गोरा रंग होता है, और उसके साथ साथ जो आईज है वो थोड़ी छोटी रहती है। क्लियर? तो ये बेसिकली एक अलग रेस, यानी कि एक रेस यानी कि बायोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर यहाँ पे डिफरेंट रेस के लोग रह रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में देखोगे तो यहाँ पे आपको लंबे चौड़े स्ट्रांगली बिल्ड है ना, ना कुछ ब्राउन कलर के या व्हाइट कलर के लोग जो वो देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग मध्य प्रदेश और जो ये आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ के अगर आप ट्राइब्स को देखोगे, जैसे हमारे यहाँ पे गोंड्स हैं, संथल्स हैं, क्लियर, भील्स हैं, अगर आप इनको देखोगे तो ये थोड़े से डिफरेंट है ना, थोड़ा सा डार्क कलर है ना, नाक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये जो हेयर्स हैं, बाल है, वो आप लोगों को कभी घुंघराले या थोड़ा इस तरह के बाल जो वो देखने को मिलेंगे, हाइट कोई बड़ी ज्यादा लंबी नहीं होगी। क्लियर? तो ये यहाँ पे एक डिफरेंट तरह की रेस जो हमें देखने को मिलती है। साउथ में अगर हम लोग चले जाएंगे तो आप लोगों को डिफरेंट तरह की रेस देखने को मिलेगी। अगर आप अंडमान एंड निकोबार में चले जाओगे तो वहां पे आपको डिफरेंट रेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोच्चि में एक ट्राइब रहती है जिसको हम लोग कहते हैं केदार, केदार ट्राइब का नाम है, केदार्स ऑफ कोच्चि बोलते हैं उनको। क्लियर? तो वहां पे आप देखोगे तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो आपको अलग तरह के जो है वो उनके बायोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बाकी देशों को देखते हैं ना, तो आप लोग देखोगे तो आपको नॉर्मली लोग एक जैसे दिखेंगे, उनके बायोलॉजिकल फीचर्स में बहुत डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो रेशियल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। आप ऐसा मान लो कि दुनिया के अंदर जितनी भी रेसेस है ना, अब समझ आ गया रेस का मतलब क्या है, जितनी भी रेस दुनिया के अंदर मौजूद है, हर तरह की रेस जो है वो आप लोगों को हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो वो देखने को मिलेगी। तो जब रेस यानी कि अलग अलग रेस के लोग रहेंगे तो ऑब्वियस बात है हमारे यहाँ पे रेशियल डाइवर्सिटी भी है। क्लियर? अब सवाल आता है कि जो रेस वाला कंसेप्ट है इसमें हम लोग कैसे कैटेगराइजेशन करते हैं। तो देखिए एक चीज को समझने का प्रयत्न करिए कि जब हम लोग रेस की बात करेंगे तो रेस जो है वो क्योंकि एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो है वो रेसेस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करता है। जैसे रिस्ले के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेशियल क्लासिफिकेशन है इंडिया के लिए, एक बीएस गुहा है उनके द्वारा जो वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, तो वो मैं आपको क्लासिफिकेशन जो वो बता देता हूँ कि कैसे क्लासीफाई करते हैं, एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो क्या रहता है। क्लियर? तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि जो रेशियल डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, वो रिस्ले के द्वारा उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए रिस्ले ने इंडिया के अंदर जो मौजूद रेसेस हैं, इंडिया का मतलब जब हम बात करते हैं तो हम लोग फिर ये पाकिस्तानी ये वाला एरिया, बांग्लादेश वाला एरिया भी हमारा ही है। क्लियर? जब हम लोग, क्योंकि हम सारे लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, एक ही तरह का जो है वो कल्चर है, काफी हद तक थोड़ा सा डिफरेंसेस जरूर है। तो जैसे एक रेस इसने कहा तुर्को ईरानियन, तुर्को ईरानियन रेस कहा। दूसरी रेस जो इसने कही इंडो आर्यन, तीसरी कही स्काइथो द्रविडियन, आर्यन द्रविडियन, मोंगोलो द्रविडियन, मोंगोलाइड द्रविडियन। तो आप लोग यहाँ पे समझिए जब मंगोलो और द्रविडियन वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे मंगोल रेस और द्रविडियन रेस का जो इंटरमिक्सिंग हुआ होगा, क्योंकि वो लोग थोड़े मंगोलियन की तरह दिख रहे हैं, थोड़े से द्रविडियंस की तरह दिख रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली जब इंडो आर्यन वर्ड यूज हो रहा है तो आर्यन का मतलब समझिए आप कि यहाँ पे जब आर्यन रेस का नाम दिया जाएगा तो इसका मतलब कि हाइट लंबी होगी काफी। क्लियर? है ना, ब्राइट कलर होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिल्ट होगी। जब मोंगोलाइड नाम वर्ड यूज किया जा रहा है, कुछ शब्दों का मतलब समझ लो जहां से आपको याद करना जो वो आसान रहेगा। देखिए जब मोंगोलाइड वर्ड यूज किया गया, मोंगोलाइड का मतलब है कि आप ऐसा देखिए कि जो हमारे हिली एरियाज में लोग रह रहे हैं, या जो तिब्बत में जिस तरह के है ना लोगों के बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, हमारे है ना हिमाचल के अंदर भी जब आप टॉप हिल्स में देखोगे तो वहां पे लोगों के बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में देखोगे वहां पे ना जो आपके जो है वो बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, उनको हम लोग मोंगोलाइड रेस के नाम से जानते हैं। तो और द्रविड़ा जो है, द्रविड़ा जो थोड़ा सा उनका जो कलर होता है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है, मीडियम तरह की उनकी हाइट रहती है। क्लियर? तो बेसिकली क्या है कि जो हमारी कैटेगराइजेशन है अकॉर्डिंग टू रिस्ले, तो रिस्ले जो है वो आपका 7 तरह से जो है वो हमारे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको क्लासिफाई करता है। क्लियर? एक ना और रेस होती है जो मैंने आपको नहीं बताई। देखिए एक रेस होती है नेग्रिटोस,
ऐसा मानते हैं कि दुनिया में जो सबसे पहले रेस आई है वो नेग्रिटोज ही आई है। नेग्रिटो रेस वो है, हाइट छोटी है, ब्लैक कलर है, बल्बुअस, बल्बुअस का मतलब होता है ऐसे गोल है ना, बाहर को माथा फूला हुआ है, बल्बुअस फोरहेड है और घुंघराले बाल है, ठीक है, उनको नेग्रिटो रेस कहते हैं। तो रिसले ने जो क्लासिफिकेशन की, तो रिसले ने नेग्रिटो की बात नहीं की। एक और क्लासिफिकेशन में आपको कराऊंगा रेस की, वहां पे जो है वो नेग्रिटोस की बात की जाएगी, तो वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ कि वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैंने अभी केदार की बात की थी ना, केदार ऑफ कूची, वो बेसिकली नेग्रिटो रेस के है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की मैं बात करूंगा, वो बेसिकली मोंगोलाइड रेस के है। क्लियर। और ये जो द्रविड़ और आर्यन है, ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा सही नहीं है। आर्यन ऐसा मानते हैं कि थोड़े है ना गोरे लंबे बाहर से आए हुए लोग हैं। द्रविड़े मानते हैं कि वो वही लोग हैं जो यहीं पे रहे हैं, जो यहीं पे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह को बिल्ड किया। थोड़ा सा इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड नहीं है, मीडियम सी इनकी हाइट रहती है। क्लियर। उनको जो है कहा जाता है। और जो आर्यंस है वो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। जो तुर्को ईरानियन है वो कहीं ना कहीं आर्यंस की तरह ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो अब एक बात करते हैं कि इंडिया में ये अलग अलग रेस थी जो वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे सबसे पहले तुर्को ईरानियन की अगर हम बात करेंगे, तो तुर्को ईरानियन बेसिकली जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान में, है ना, और अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पे जो रेस हमें देखने को मिलती है उसको हम लोग कहते हैं दैट इज तुर्को ईरानियन। हम नहीं कहते, रिसले के अकॉर्डिंगली उसको तुर्को ईरानियन कहा जाता है, जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, बहुत हाइट जो उनकी लंबी है, नैरो, ठीक है, तीखा नाक है, और उसके साथ साथ जब उनके काले रंग की आंखें हैं। तो बेसिकली अब रेस है तो रेस को हम लोग ऐसे ही कैटेगराइज करेंगे। दूसरी तरह की जो रेस जो रिसले ने कही वो है आपकी इंडो आर्यन रेस। इंडो आर्यन रेस मेनली आप लोगों को आज का जो हमारा पंजाब है, राजस्थान है, कश्मीर है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें राजपूत है, खत्री हैं, या उसके साथ साथ जो जाट है, वो मेनली इसी इंडो आर्यन ग्रुप के अंदर जो उनको रखा गया है। इनकी जो हाइट है लंबी रहती है। क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा गोरे रंग का ना कलर रहता है, और साथ में जो आंखों का रंग है वो कैसा रहता है, डार्क कलर रहता है। क्लियर। इनका जो सर है वो थोड़ा सा लंबा सर होता है, यही डिफरेंस है इनमें और इंडो ईरानियन में। जो हेड है वो काफी लंबा रहेगा। क्लियर। और उसके साथ साथ नाक जो है वो भी काफी बड़ा रहता है, काफी उसकी विजिबिलिटी होती है, शार्प नोज होता है, जिस तरीके से तुर्को ईरानियन के लोग हमें देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट दोनों में जो वो सिमिलैरिटीज पाई जाती है, बस ये है कि थोड़े जो तुर्को ईरानी लोग हैं वो थोड़ा सा उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ज्यादा ब्राइट होता है, ज्यादा व्हाइट होता है एज कम्पेयर टू जो हमें इंडो आर्यन देखने को मिलते हैं। तीसरा जो है वो है स्काइथो द्रविडियन। स्काइथो द्रविडियन जो है वो बेसिकली स्काइथियंस और जो द्रविडियंस हैं उनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो हम लोगों को सौराष्ट्र, ठीक है जी, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरह वाले जो एरिया है, कुर्ग वगैरह वाले जो एरियाज है, वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसमें देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्शन इनका भी फेयर है, बस इनकी हाइट जो है वो लंबी नहीं होती, इनका जो हाइट है वो थोड़ा सा छोटा होता है। क्लियर। और जो सर है वो लॉन्ग नहीं होता, सर जो वो काफी ब्रॉड होता है, बड़ा होता है। तो इस तरीके से इनको हम लोग जो स्काइथियन द्रविडियंस कहते हैं। आर्यन द्रविडन आप ऐसा मान लीजिए, कुछ फीचर आर्यन के होंगे, कुछ फीचर जो वो द्रविडियन के होंगे। क्लियर। ये बेसिकली यूपी और बिहार में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉन्ग हेड होगा, और जो कॉम्प्लेक्शन है अब वो व्हाइट नहीं होगा, क्योंकि आर्यन और द्रविडन जो है उनकी मिक्सिंग है। तो रंग जो आप लोग देखोगे तो वो ब्राउन से ब्लैक कलर देखोगे, लाइट ब्राउन होगा या ब्लैक कलर होगा। क्लियर। तीसरे जो आपके मंगोल द्रविडियन आ गए, तो मंगोल के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। क्लियर। ये बेसिकली आप लोगों को वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले एरिया में जो है वो देखने को मिलेंगे। डन। इसके साथ साथ हाइट जो है वो बहुत ज्यादा लंबी जो है वो नहीं होगी, और जो आईज होंगी वो थोड़ी सी रिलेटिवली स्मॉल होंगी, छोटी होंगी। मोंगोलाइड रेस की बात करें तो असम और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आपको जितने लोग देखने को मिलेंगे वो मोंगोलाइड रेस के हैं। और द्रविडियंस की अगर हम बात करेंगे तो साउथ इंडिया में, जहां पे डार्क आईज होंगी, लॉन्ग हेड होगा, ब्रॉड नोज होगा, और जो कलर है वो डार्क होगा, वो हम लोगों को द्रविडियन रेस देखने को मिलती है। रिसले के द्वारा जो है वो एक क्लासिफिकेशन की गई है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन कोई बड़ी ज्यादा लॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इसको पढ़ते हुए, तो कंफ्यूजन होना जो है वो लाजमी है, क्योंकि अभी मैं आपको बीएस गुहा की कराऊंगा, वहां से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे रेस जो है उसको परफेक्टली कैटेगराइज किया जा सकता है। तो रिसले भारतीय चीजों को, भारतीय समाज को, भारतीय रेस को नहीं समझ पाया, और इसने कहीं ना कहीं जो सबसे पुरानी रेस है, दैट इज योर नेग्रिटो रेस, इसके बारे में इसने लिखा ही नहीं। तो रिसले की जो रेशियल क्लासिफिकेशन है वो हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, कभी कभी एग्जाम में रिसले की क्लासिफिकेशन के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। ये देखिए, बीएस गुहा की क्लासिफिकेशन को अब आप समझो। बीएस गुहा की क्लासिफिकेशन को आप समझो। देखो इसने बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन की है। ये जो बाद नीचे लिखा हुआ है इसको तो रहने दो अभी। ठीक है। यहां पे सिंपल समझो। देखिए, सबसे पहले जो काम की है मैं बताता हूं तुम्हें। देखिए, सबसे पहले जो बीएस गुहा है उसने बात की नेग्रिटो रेस की।
तो नेग्रिटो रेस देखो कैसे दिखती है। नेग्रिटो रेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर है, बल्बुअस फोरहेड है, ब्रॉड नोज है और घुंघराले बाल है, कर्ली हेयर्स है। दैट इज योर नेग्रिटो रेस। और नेग्रिटो रेस सबसे पुरानी रेस है जो दुनिया के अंदर जो है वो आई। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि सबसे पहले जो ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन है, वो आप लोगों को अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। आज जब हम लोग इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में नेग्रिटो रेस कुछ हम लोगों को अंडमान वगैरह में देखने को मिल जाती है, अंडमान निकोबार में, और कुछ जो है वो जैसे कोच्चि में मैंने आपको केदार्स का नाम लिया था, वहां पे देखने को मिलती है। मोर और लेस ऐसा माना जाता है कि शायद अब नेग्रिटो रेस बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ी ही रेयरली नेग्रिटो रेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी रेस जो है वो है आपकी ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस देखो कैसी है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस जो है वो दिखती वैसे ही है जैसे नेग्रिटोज होते हैं, ब्लैक कलर है, छोटी हाइट है, ठीक है। लेकिन लेकिन प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और नेग्रिटोज में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, वो होता है बालों का। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में मेनली जो बाल होते हैं वो करली नहीं होते हैं, कुछ लोगों के करली हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाल है वो आपको ज्यादा करली देखने को नहीं मिलेंगे। नेग्रिटो में जो हेयर्स हैं वो कंप्लीटली करली होंगे। क्लियर। यहाँ पे बाल जो है वो प्लेन भी हो सकते हैं, करली भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली प्लेन बाल जो है वो हमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस में देखने को मिलते हैं। आज जब हम लोग हमारे देश की ट्राइब्स की बात करते हैं, ट्राइब्स में सिर्फ सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स की बात कर रहा हूं, भील्स की, गौंड्स की, है ना, संथल्स की। क्लियर। मैं इनकी जब बात करूंगा तो ये बेसिकली प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस के हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और जो तीसरे वाली हमारी रेस है, दैट इज योर मेडिटेरेनियन रेस, इन दोनों ने मिलके इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेवलप किया है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के बाद ही आर्यंस आए थे, तो आर्यंस थोड़े डिफरेंट थे, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये थ्योरी कितनी सही गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन जो माना जाता है, जो पढ़ते हैं हम लोग, उसको आपने सही मानना है। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जो वो रेस है जो आप लोगों को कहां पे देखने को मिलेगी, मेनली आजकल ट्राइब्स में देखने को मिलती है, हिली एरियाज में। जो बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं हमारे देश की, भील है, संथल है, गौंड है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो इन्हीं ट्राइब्स की है, तो इन ट्राइब्स को हम लोग मेनली प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड के साथ लिंक करते हैं। तीसरी रहती है मेडिटेरेनियन। अब देखिए, मेडिटेरेनियन में जो हाइट है लोगों की वो थोड़ी बड़ी होती है, मतलब बहुत लंबे नहीं होते, लेकिन मीडियम साइज होता है। जो कलर होता है वो बहुत डार्क नहीं होता, कलर जो थोड़ा सा ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन रहता है। क्लियर। उसको हम लोग मेडिटेरेनियन रेस के नाम से जानते हैं। बाकी बाल जो है वो आपके नॉर्मल रहते हैं। चौथी रेस जो है वो रहती है, चौथी रेस जो है वो रहती है आपकी मंगोलाइड रेस। तो मंगोलाइड रेस के बारे में मैंने आपको बताया, मंगोलाइड रेस जो है वो वही रेस है जो आपको हिली एरियाज में देखने को मिलती है। छोटी हाइट होती है ना, व्हाइट कलर होता है, छोटी आईज होती है, ग्राउंड फेस होता है, क्लियर, नॉर्मल सिल्की से बाल होते हैं। दैट इज योर मंगोलाइड रेस। क्लियर। तो हमारे देश के अंदर आप इन रेसेस को बहुत इजीली जो है वो रिलेट कर पा रहे हो। क्लियर। इसके साथ साथ जो वेस्टर्न ब्रेचिसेफलस जो रेस है और जो नॉर्डिक रेस है वो भी आप लोगों को देखने को मिलती है। नॉर्डिक रेस को जो नॉर्मली अगर आप लोग कंसीडर करोगे तो नॉर्डिक रेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे वेस्टर्न ब्रेचिसेफलस रेस जो है वो ये भी और नॉर्डिक रेस थोड़ी सी सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा हाइट लंबी हो जाएगी, सर लंबा हो जाएगा, है ना। जैसे अभी हमने आर्यंस की जो फीचर्स बेसिकली बताए थे, वो वेस्टर्न ब्रेचिसेफलस और जो हमारी नॉर्डिक रेस है उसके साथ हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जो हमें बिहार वगैरह या सॉरी जो पंजाब के लोग हैं या अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो ना जो हाइट जिनकी लंबी रहती है, ब्राइट इनका कलर होता है, उनको हम लोग जो नॉर्डिक और ब्रेचिस जो है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये 6 तरह से जो है वो बेसिकली बीएस कुआ ने रेसेस को कैटेगराइज किया। और ये कैटेगराइजेशन जो वो ज्यादा सेंसिबल इसलिए है क्योंकि इसने इंडिया के अंदर जितनी भी रेसेस मौजूद हैं उन सारे के सारे रेसेस को इंक्लूड कर लिया, और ये समझना भी थोड़ा सा आसान है। इसने जो है वो इसने जो है वो ये नहीं किया कि नेग्रिटोज को छोड़ दिया और इंडो आर्यंस आर्यंस मिक्सचर नहीं किया, इसने सीधा रखा इस तरह के रेसेस हैं। और देखिए आज का अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो हमारे यहाँ पे रेशियल डिफरेंसेस तो हैं, जैसे मंगोलाई डिफरेंट दिखते हैं, है ना, रेसिस डिफरेंसेस तो है। लेकिन इसके साथ साथ आजकल पता क्या हुआ है, आजकल लोग मिलने शुरू हो गए हैं, जैसे मंगोलाइड और मेडिटेरेनियन का मिक्सिंग हो गया, आर्यंस और मेडिटेरेनियन का मिक्सचर हो गया है। तो आज अगर हमारे देश में आप ढूंढने चलोगे, मेनली ट्राइब्स को छोड़ दो, क्योंकि ट्राइब्स देखिए इसलिए उनको ट्राइब्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो हजारों साल पुराना कल्चर है उसको उन्होंने प्रोटेक्ट रखा है। उन्होंने अपनी इंटरमिक्सिंग दूसरों के साथ नहीं की है। बाकी जो हम सारे के सारे लोग हैं वो सारा पता नहीं लगेगा आपको कि कौन किस रेस का है, क्योंकि अब मिक्सिंग हो चुकी है, मेडिटेरेनियन आर्यंस प्रो, है ना, कहीं ना कहीं या मंगोलाइड्स है, कहीं ना कहीं जो हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, तो यहाँ पे अब रेस जो है वो वैसे मिक्स हो चुकी है। तो रेशियल जो डाइवर्सिटी है वो हमारे देश के अंदर वैसे ही यूनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होती है,
लेकिन ध्यान रखो हिंदुस्तान में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं ना वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को कि आप किस रेस के हैं। हम आज सारी रेसेस जो है वो मिक्स हो चुकी है, इंटीग्रेट जो है एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है। तो रेशियल डाइवर्सिटी का मतलब बेसिकली रेशियल डिफरेंसेस हैं, साथ में क्योंकि यूनिटी है हम सारे रेसेस एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। और वहां पे अगर नहीं करेगा कोई तो उसके लिए जोड़ने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए, वैसे तो लोगों में वैसे ही सेंस होनी चाहिए, लेकिन अगर वो सेंस नहीं है तो फिर संविधान बना है, कानून बने हैं, जो आप लोग अगर डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो उसको जो वो कहीं ना कहीं चेक करेंगे। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए काफी स्टेप्स जो है वो सरकारों के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए गए हैं। क्लियर? तो बेसिकली जब हम लोग इंडिया के अंदर रेशियल डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो बीएस गुहा और रिस्ले ने जो रेशियल डाइवर्सिटी की कैटेगराइजेशन की है, होपफुली आप लोगों को वो समझ आ गई होगी। अब उसके बाद भी फर्दर कैटेगराइजेशन है। फर्दर कैटेगराइजेशन क्या है कि जैसे मोंगोलाइड को पेलियो मोंगोलाइड कहा जाता है, तिब्बतो मोंगोलाइड कहा जाता है। पेलियो मोंगो तिब्बतियो जो आपके है ना कि हिंदुस्तान के अंदर तिब्बत में मोंगोलाइड आ गए, और जो है वो आपके जो है वो पेलियो मोंगोलाइड आ गए। सिमिलरली जो ब्रेचियोसेफेलस है उनको एल्पिनिडोस, डायनरिक और एर्मिनोनाइड में जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। मेडिटेरेनियन को पेलियो मेडिटेरेनियन, मिडाइट मेडिटेरेनियन और उसके साथ साथ ओरिएंटल मेडिटेरेनियन जो उसमें कैटेगराइज किया जाता है, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हर एक रेस में भी स्लाइट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है कि कई जगहों पे सारी चीजें कॉमन है, बस कलर में थोड़ा सा वेरिएशन है। कई ब्राइट कलर के हैं, कई थोड़े डार्क कलर के हैं, कई लोग जो है वो थोड़े से ब्राउनिश कलर के हैं। तो इस तरीके से जो है वो वेरिएशन रहती है। कई जगहों पे सब मोंगोलाइट दिख रहे हैं, लेकिन कईयों के हेड बड़े हैं, कईयों के हेड जो वो थोड़े लंबे हैं, कईयों के गोल हैं। तो इस तरीके से जो वो आगे भी इनमें फर्दर कैटेगराइजेशन है। लेकिन पहले अगर आप इनको, आपको ये जो 5-6 जो रेसेस हमारी अलग अलग अगर ये समझ आ गई तो अगली वाली चीजें जो वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं रहेंगी। क्लियर? तो समझ आई वैसे कहानी। जो गुहा जी हैं उन्होंने इंडियन पॉपुलेशन को इन 6 रेसेस के अंदर जो वो कैटेगराइज किया है। क्लियर? जैसे बाकी तो चलिए ठीक ही है, यहां देख लेते हैं जो मोंगोलाइड। मोंगोलाइड में सबसे पहले पेलियो मोंगोलाइड था और दूसरा तिब्बतियो मोंगोलाइड था। जो आपका सिक्किम और भूटान वाले लोग हैं उनको तिब्बतियो मोंगोलाइड जो वो कहा जाता है। इनकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी पेलियो मोंगोलाइड से। उसके साथ साथ जो बॉडी है उसके ऊपर बाल रहेंगे। क्लियर? नाक जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा और जो फेस है वो थोड़ा सा फ्लैट होगा। लेकिन जो पेलियो मोंगोलाइड है जो थोड़े से ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि हाइट जो है वो थोड़ी सी इनकी छोटी होगी, नाक जो है वो थोड़ा लंबा होगा, और जो बॉडी होंगे वहां पे बॉडी हेयर जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे नागाज वगैरह जो है ये सारे के सारे पेलियो, या मेनली मैं ऐसा बोल लूँ कि इंडिया के अंदर जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में मैक्सिमम ट्राइब्स देखने को मिल रही है वो पेलियो मोंगोलाइड की हैं। सिक्किम और भूटान में जो देखने को मिल रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेंगे, वो तिब्बतियो मोंगोलाइड रेस की है। सब सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे तिब्बतियो मोंगोलाइड थोड़ा सा जो फीचर है वो थोड़े से है ना वाइट ब्राइट होते हैं, फ्लैट फेस होता है। क्लियर? यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा सा हमें डार्क देखने को मिलेगा और हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी। क्लियर? डन? तो ये दोनों है। मेडिटेरेनियन की अगर हम बात करेंगे, पेलियो मेडिटेरेनियन, नॉर्मल मेडिटेरेनियन और ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। पेलियो मेडिटेरेनियन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखिए मीडियम स्टेचर है इनका, ठीक है, लॉन्ग फेस है, शॉर्ट टू मीडियम नोज देखने को मिलेगा, ब्राउन सा कॉम्प्लेक्शन रहेगा। क्लियर? यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन वाला जो रेस आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पे अगेन मीडियम स्टेचर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राउन है लेकिन ऑलिव ब्राउन देखने को मिलेगा। लॉन्ग हेड आपको देखने को मिलेगा और लॉन्ग एंड ब्रॉड ओपन आईज जो आप लोगों की मिलेगी। जो पेलियो मेडिटेरेनियन है वहां पे हेड थोड़ा छोटा होगा। क्लियर? और जो मेडिटेरेनियन है उनका हेड जो वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। ओरिएंटल मेडिटेरेनियन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए कि जो मेडिटेरेनियन और जो ओरिएंटल मेडिटेरेनियन है वो सेम है, बस ये है कि ओरिएंटल मेडिटेरेनियन जो उनका कलर थोड़ा सा ब्राइट है, बाकी सब फीचर जो वो सेम है। क्लियर? तो ये कैटेगराइजेशन है, बस थोड़ा थोड़ा एक एक डिफरेंस, एक एक बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण जो हम लोग इनको फर्दर, या बीएस गुहा के द्वारा इनको फर्दर कैटेगरीज में डाला गया। पेलियो जो मेडिटेरेनियंस हैं वो तमिल वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्मल मेडिटेरेनियन जो आपको पंजाब, यूपी, है ना, महाराष्ट्र, केरला में देखने को मिलेंगे। ओरिएंटल जो वो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो आर्यन वो है, मिक्सिंग है वो यहाँ तक हो चुकी है, तो थोड़ा सा कलर जो इनका ब्राइट हो चुका है। क्लियर? तो इस तरीके से मेडिटेरेनियंस को भी डिवाइड किया जाता है। वेस्टर्न ब्रेचिसेफल्स की अगर हम बात करें तो एल्पिनिडोज है। क्लियर? एल्पिन डिवाइड है जहां पे मीडियम स्टेचर है, राउंड फेस है, ठीक है, स्ट्रेट लॉन्ग हेयर्स हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है। ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह एरिया में देखने को मिलेंगे। डायनरिक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन ब्राइट नहीं है, कॉम्प्लेक्शन जो है वो आपका ब्राउन है। अर्मिनोनाइड है, अर्मिनोनाइड जो है वो वहां पे हेरी बॉडी आपको देखने को मिलेगी, ब्रॉड हेड है, लॉन्ग नोज है, मीडियम स्टेचर है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, इनका लॉन्ग स्टेचर है।
एल्पेंडॉइड जो उनका मीडियम स्टेचर है, आप लोगों को गुजरात वगैरह में जो पारसीज हैं, जो इसराइल ईरान वगैरह वाले एरिया से आए हुए हैं, वो आप लोगों को अर्मेनाइट के रूप में देखने को मिलेंगे। तो जो हमारे वेस्टर्न ब्रचिसेपल्स हैं वो 3 अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और नॉर्डिया की तो मैंने बात करी थी, काइंड ऑफ आर्यंस की तरह है, लंबी हाइट है, ठीक है, शार्प नोज है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, गोरा रंग है इनका। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग क्या इस तरीके से बीएस गुहा जो है उनके द्वारा जो रेशियल डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, उसको कैटेगराइज किया गया है। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? क्लियर? थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें होंगी, लेकिन बस आज के लेक्चर में आएंगी, आने वाले लेक्चर में उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो हमारा सोसाइटी है वो बहुत जनरल सोसाइटी जो हमारे सिलेबस के अंदर दी गई है, तो हम उस लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। समझ आ गई कहानी? क्लियर? तो हमारे देश में सबसे पहले तो हमें जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो सबसे ज़्यादा है, वो है रेशियल डाइवर्सिटी। उसके साथ हम लोगों को लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जहां पे मैंने आपको बताया कि 1500 के आसपास जो भाषाएं हैं वो हमारे देश के अंदर हैं। हमारे यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। रिलीजियस डाइवर्सिटी में यहाँ पे हिंदू मौजूद हैं, मुस्लिम मौजूद हैं, सिख मौजूद हैं, क्रिश्चियन मौजूद हैं, जैन मौजूद हैं। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो बुद्धिस्ट मौजूद हैं, पारसीज मौजूद हैं, क्लियर, जोरास्ट्रियन वगैरह मौजूद हैं, क्लियर, ज्यूज मौजूद हैं। तो हमारा देश ऐसा है जहाँ पे आप लोगों को बहुत लार्ज स्केल के ऊपर रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें हर एक धर्म के लोग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे चलिए पूरे देश में तो हिंदू वैसे मेजोरिटी में है, लेकिन स्टेट वाइज आप देखोगे पंजाब में सिख मेजोरिटी में है, लक्षद्वीप है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे जो है वो बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी में है, नागालैंड वगैरह में देखोगे वहाँ पे क्रिश्चियन मेजोरिटी में है। तो आसान भाषा में हमारे यहाँ पे जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि हर धर्म जो वो इतने संख्या में मौजूद है। हर जगह एक ही धर्म डोमिनेट कर रहा है हर एक सेंस में। बस इंडिया, हमारा देश ऐसा है जहाँ पे हमें धार्मिक बेसिस के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तीसरा है कास्ट डाइवर्सिटी। तो कास्ट डाइवर्सिटी भी हमारे यहाँ पे है, जहाँ पे वैसे तो बोलते तो हम ऐसा है कि जी 4 वर्ण है, लेकिन आप देखो ना वर्णों में भी कितना डिवीजन है। अब राजपूतों में, क्षत्रियों में भी कितनी जातियां हैं, ब्राह्मणों में भी कितनी जातियां हैं, ठीक है जी, जो वैश्य हैं उनमें भी कितनी जातियां हैं, शूद्रों में भी कितनी जातियां हैं। तो वर्ण में जो है वो आजकल आपको बहुत ज्यादा जातियां देखने को मिलती हैं, और ऐसा मानते हैं कि हमारे यहाँ तो कम से कम 10-15 हजार के आसपास जो वो जाति, जिसको सब कास्ट कहा जाता है या कास्ट कहा जाता है, वो हम लोगों को देखने को मिलती है। तो वर्ण तो 4 है, लेकिन उन वर्णों से निकली हुई जातियां जो वो बहुत ज्यादा है। तो हमारा देश जो है वो वहां पे चाहे रेशियल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कास्ट डाइवर्सिटी है, हर तरह की डाइवर्सिटी जो है वो हमारे देश के अंदर मौजूद है। क्लियर? तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आएगा कि जी चलिए ठीक है, डाइवर्सिटी तो है, जो हमने देखा कि किस किस रेंज में है, और अलग अलग जो हमारे रिसर्चर्स हैं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, बेसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके बेस उन्होंने भी जो है वो अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशंस तो करके दी थी। अब सवाल आएगा कि इस डाइवर्सिटी में जो यूनिटी हमें देखने को मिलती है, उसके क्या क्या रीजंस है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो देखो, सबसे पहला फैक्टर तो जी कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि पहले तो एक्नॉलेज किया है कि रेशियल डाइवर्सिटी है। दूसरा कहा है कि अगर रेसिस के बेसिस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और फंडामेंटल राइट जो वो हर एक इंडिविजुअल के पास है कि उसके साथ रंग के ऊपर, उसका जो बायोलॉजिकल फीचर्स है उसके बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है, ना धर्म के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, ना कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, ना भाषा पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो जब हम अपने संविधान को पढ़ते हैं तो हमारा संविधान जो हमारे देश के अंदर मौजूद डाइवर्सिटी है उसको एड्रेस करता है, और डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो कल को अगर कोई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे कुछ गड़बड़ करेगा तो फिर संविधान उसकी प्रोटेक्शन करेगा। तो संविधान ने हम सब लोगों को यूनिफाइड किया हुआ है, और जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस है, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया हुआ है। रिलीजियस को एग्जिस्टेंस है, हमारे देश का जो फिलॉसफी है वो यही रहा है, सर्वधर्म समन्वय। ठीक है, सारे के सारे जो धर्म हैं वो, या वासुदेव कुटुंबकम, कि सारे के सारे जो लोग हैं वो एक ही परिवार का हिस्सा है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारी फिलॉसफी है वो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने की ही है। तो रिलीजियस या कल्चरल वाइज अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो है ही ऐसा कि सब लोग अलग अलग थॉट्स के साथ जो है वो हमारी जगह पे रह सकते हैं। इंटरस्टेट मोबिलिटी का मतलब है कि हमारे यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मैं कहीं भी जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। क्लियर? तो वो इसलिए मैं जा सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया, और कल को कोई भी मेरी स्टेट में भी आ सकता है, मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा। मैं जो भाषा बोल रहा हूँ मैं इसी भाषा के साथ किसी हिंदुस्तान के दूसरे कोने में भी चला जाऊंगा, क्योंकि उसने भी इस कोने में आना है। तो जो इंटरस्टेट मोबिलिटी है ये भी कहीं ना कहीं जो है वो हमारे देश में, जहाँ पे हम दूसरे कल्चर को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है उसके अंदर जो है वो यूनिटी लेके आता है। क्लियर? अगला आ जाएगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब देखिए, हमारा जो देश है वो पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
सेंटर स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, स्टेट सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है, लोग सेंटर के ऊपर भी डिपेंडेंट है, स्टेट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मान लो मैंने बिजनेस भी करना है तो मेरे को कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तब थोड़ा मैं डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करूंगा कि ये मेरी रेस का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है, मेरी जात का नहीं है, तब तो मैं सबके साथ जो है वो इक्वल ट्रीट करूंगा। क्लियर? तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो भी रीजन है जिसके कारण जो है हम सारे लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। क्लियर? रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, पिलग्रिमेज है। अब मान लीजिए हम लोग जो है वो, या नॉर्थ इंडिया के लोग जो है वो तमिलनाडु भी जा रहे हैं, मदुरई भी जा रहे हैं अपने टेम्पल्स वगैरह देखने के लिए, साउथ वाले जो है वो अयोध्या भी आ रहे हैं, या वाराणसी भी आ रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली मुस्लिम लोग जो है वो केरला में भी जा रहे हैं मस्जिद देखने। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जो पिलग्रिमेज और रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उन्होंने भी लोगों को जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठा किया हुआ, चाहे मैं किसी भी धर्म का हो, सॉरी अगर मान लीजिए मैं हिंदू धर्म का और कोई भी भाषा बोल रहा हूँ, किसी भी जात का हो, मैं वाराणसी बनारस में जाके जब वो वहां पे इकट्ठा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो यूनिटी है लोगों के अंदर, वो हम लोगों को डेवलप होती हुई देखने को मिलेगी। फेयर्स एंड फेस्टिवल है, हिंदुस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फेयर्स एंड फेस्टिवल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो अगेन यूनिटी को प्रमोट करता है। ज्योग्राफी है, मॉनसून है, तो सभी के लिए मॉनसून, चाहे फिर वो केरला है, चाहे वो फिर पंजाब है, हर के लिए जो वो मॉनसून की इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, जो कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी है वो भी हम लोगों को यूनिफाइड करते हैं, तो हम लोग सारे मॉनसून के अराइवल को सेलिब्रेट करते हैं। स्पोर्ट्स है, सिनेमा है, ये भी कहीं ना कहीं यूनिटी को प्रमोट कर रहा है। सिनेमा में हम लोग, या आजकल आप लोग देखिए ना कि जो साउथ इंडियन या है ना दूसरी भाषाओं की फिल्में वो नॉर्थ इंडिया में बहुत चल रही है, नॉर्थ इंडिया की फिल्में साउथ में जा रही हैं, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। स्पोर्ट्स की अगर आप बात करो तो स्पोर्ट्स में ये फर्क नहीं पड़ता ना कि कौन किस जात से है, कौन किस धर्म से है, कौन किस एरिया से है, कौन क्या बोल रहा है, सब लोग जो है उन सबको, क्योंकि पूरे का पूरा हिंदुस्तान जो है अलग अलग जो डाइवर्सिटी वाले लोग हैं वो उन सबको अपना ही मानते हैं, तो वहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं, जो है ना, जो हम कहीं ना कहीं कल्चर बेसिस के ऊपर देखते हैं, वो हम लोगों को डिमिनिश या हम लोगों को खत्म होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी साथ साथ चल रही है, उसके लिए मल्टीपल जो है वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं, जिनमें हमारे कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, स्पोर्ट्स हैं, सिनेमा है ना, मूवीज हैं, ज्योग्राफी है, फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, और सबसे बड़ी बात है संविधान है, क्योंकि हम लोग सारे संविधान के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं, और हमें पता है कि ये जो संविधान लिखा गया है, ये जो संविधान दिया गया है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सब लोगों को प्रोटेक्ट करने का ही है। क्लियर? तो ये है हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, जहां पे इंडियन सोसाइटी में यूनिटी, डाइवर्सिटी, क्लियर, वर्ण, धर्म, ठीक है, या आश्रम, उनके बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर? तो कल इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो तब तक इस लेक्चर को देखिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।